आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है? फिजिक्स को समझने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स सही नहीं है। तो आपके लिए फिजिक्स से पहले जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए और ये टॉपिक ठीक ना आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको फिजिक्स में कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो। हम यहाँ पर लिखे हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स, साइड में फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स के लिए ही देखेंगे। आपको इतना करवा देंगे कि फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हम काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फिजिक्स में जितना उतना हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे एलजेब्रा के अंदर हम आपको बायनोमियल बताएंगे। बायनोमियल में हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसे हम उन्हें मिनिमाइज करते हैं। फिर उनके बाद आपका क्वाड्रेटिक आता है, फिर लॉगरिथमिक आता है। ठीक है, फिर उनके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे हम। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो सिंपल रिलेशन ही आता है हमारा क्वाड्रेटिक से। फिर कैलकुलस हम देखेंगे। कैलकुलस में थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बाद हम स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक ना, ये आपका थोड़ा डिटेल में जाता है। ये स्केलर और वेक्टर के बाद हम ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ग्राफ थ्योरी आपको काइनेमेटिक्स के सेक्शन में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये बताओ कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है कि हम इक्वेशन से एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अगर देखो आपका 2x + 3 = 0 है। ठीक है, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है? हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है। वो कितना आया? -3/2। तो एक हमारा क्या मिला? इक्वेशन से रिलेशन मिला। अच्छा, यहाँ पर एक इक्वेशन था। ठीक ना, एक इक्वेशन है। अगर एक इक्वेशन है तो आप उससे एक अननोन को ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, x + y = ले लो आप 3 और x - y = आप ले लो 1। ठीक है, तो आप इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो जो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा 2 आएगा, और y का वैल्यू अगर आप यहाँ से लाओगे तो वो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? आपका दो इक्वेशन है। ठीक है, तो आपके पास 2 अननोन है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उनका रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास सिमिलरली 3 इक्वेशन हो तो आपके पास 3 अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा होता है कि 3 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हुआ। अब क्वाड्रेटिक टर्म क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे देखो, एक ये हाइट है, ठीक ना, 40 सेंटीमीटर पर एक हाइट है। 40 सेंटीमीटर का हाइट पे यहाँ पर एक कोई एक बालक है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? कोई दूसरा पर्सन है जो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये गया आपका, इसको फेंका और ये आकर कुछ नीचे ऐसे गिरा। अब इन बच्चे से पूछा गया है कि बताइए आप इस हाइट पे, 40 सेंटीमीटर हाइट पे आप बॉल किस टाइम पर देख रहे हो। ठीक ना, तो अब ये क्या बताएगा? अगर इनके पास टाइम का अगर इक्वेशन पूछा जाए, ठीक ना, तो क्या आएगा टाइम का रिलेशन? तो ये एक ही जगह पे दो रिलेशन को देख रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टाइम का कोई फंक्शन है, ठीक है, t² + 2 - 3 ले लो, -3 ले लो, एक रिलेशन है। ठीक ना, तो इनसे क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? ये एक आपका इक्वेशन है। कितने अननोन है? एक अननोन है। ठीक ना, x, यहाँ पे आपका t एक अननोन है, 1 अननोन है। लेकिन इस अननोन पे, वो एक अननोन पे आपका 2 वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, 2 वैल्यू क्या क्या निकल के आ रहा है? एक आपका t1 आएगा, एक t2 आएगा। तो t1 कौन सा वैल्यू है? t1 जब अगर सपोज यहाँ देखा होगा इनको, इस टाइम पे जब बॉल ऊपर जा रहा होगा तो t1, जब बॉल नीचे आ रही होगी, ठीक ना, इस टाइम पर भी देखा, ये टाइम t2 आया। मतलब एक टाइम के लिए 2 वैल्यू ये देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो आप फिजिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हम यूज में लाएंगे? तब हम यूज में लाएंगे जब हम एक पॉइंट पे हमें 2 रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, अब इस पे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहचानोगे कैसे? ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में आपका यहाँ पे रहेगा, जहाँ पर आपका क्या है ए बी एंड सी, क्या है आपका ए बी एंड सी आर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ये ए है ना, जो एक्स का कोफिशिएंट है, वो ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 हो जाएगा तो फिर ये फॉर्म आपका हुआ नहीं। और आपका यहाँ पर जो x होता है वो क्या है, अननोन है। x आपका अननोन है और इसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर यहाँ x के टर्म है ना, पावर ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो ये आपको पहचान करने का तरीका हुआ। तो एक चीज़ तो क्वाड्रेटिक से आप समझते हो कि 1 इक्वेशन होता है। ठीक है, उसमें 1 आपका क्या होता है, अननोन होता है, और 1 अननोन का 2 वैल्यू होता है, x1 और x2। तो अब देखो यहाँ पे इनसे x1 और x2 का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो x1 का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो ये आपका x का वैल्यू बताया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 2 वैल्यू है, एक बार एक प्लस भी है एक माइनस भी है। तो x1 कैसे नहीं लिखोगे, तो -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक वैल्यू आपका ये आया, दूसरा x2 आएगा -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो 2 आपके रूट्स निकले। अच्छा, ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक ना, इसको डेल्टा या डी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर आपसे प्रोडक्ट का बात करें x1 प्लस x2, वो क्या होता है, तो आपका x1 प्लस x2 c बाय a होता है। ठीक है, और आपका x1 प्लस x2 माइनस b बाई a होता है, और x1 इंटू x2 जो होता है वो c बाय a होता है। ठीक है, अच्छा अब d का वैल्यू देखिए। अगर d का वैल्यू आपका इक्वल हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो गया, अगर यहाँ पे आपका d का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला टर्म आपका चला गया, तो नीचे क्या बचा, -b/2a। ठीक है, तो यहाँ पर भी -b/2a बचा, मतलब ये दोनों क्या हुआ, तो आपका जो रूट्स आएंगे, इनका जो रूट्स होगा x1 और x2 जो रूट्स आया, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपका d का वैल्यू इक्वल नहीं होता है, ठीक है, अगर d का वैल्यू आपका रूट्स पॉजिटिव होता है, तो उस केस में x1 और x2 दो डिफरेंट देगा। आप यहाँ से देख लीजिए कि ये दोनों अगर आपका इक्वल नहीं हुआ तो ये प्लस है ये माइनस है, तो दो डिफरेंट रिजल्ट देंगे, तो दोनों क्या होगा, अनइक्वल वैल्यू देगा। ठीक है, ये बेसिक्स तरीका हुआ कि आपको इस फॉर्म में होगा क्या क्या होना चाहिए पहचान के लिए। ABC यहाँ पर कांस्टेंट होता है और A आपका 0 नहीं होना चाहिए, X आपका क्या होता है, अननोन होता है, और मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक में X का क्या होता है, 2 होता है। और ये आप X कैसे निकालोगे, ये फार्मूला से लगाओगे, x1 और x2, X का 2 वैल्यू दिया, x1 और x2, किसी पोजिशन के लिए अगर आप बात करो तो 2 वैल्यू आ सकता है, वो एक x1 हुआ एक x2 हुआ। ठीक है, अगर एक और केस यहाँ पे आता है, अगर D आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक ना, जब आपका D नेगेटिव आ जाएगा तो x1 और x2 का इमेजिनरी रूट्स आएगा। इमेजिनरी रूट्स आएगा, और फिजिक्स में हम इमेजिनरी रूट्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अगर D आपका नेगेटिव है तो 2 रूट्स आएंगे, x1 और x2। तो ये x1 और x2 क्या होता है उस केस में, जब D आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी रूट्स दे देता है। और हम फिजिक्स में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, नेगेटिव रूट्स हम नहीं देखते, बस एक जगह चार्ज हो सकता है, अगर यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप फिर उनको बोल सकते हो कि हाँ हम वहाँ पर, क्योंकि चार्ज का वैल्यू हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है कि जिसमें हम D इजिकल टू नेगेटिव वाला जो D लेस देन जो आपका 0 हुआ, जिस केस में D नेगेटिव होता है, वो हम नहीं देखते। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं।
यहाँ पे आप इनको कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या देगा, ए का वैल्यू आपका 2 आया, बी का वैल्यू क्या आया -1 आया और सी का वैल्यू -3 आया, ठीक है। तो आप यहाँ से x1 एक वैल्यू कैसे निकालोगे, -b प्लस √d बाय 2a आएगा, और x2 कैसे आएगा आपका -b माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। d कैसे निकालते हैं हम लोग, d निकालते हैं b² माइनस 4ac से, ठीक है। तो यहाँ पर b का क्या वैल्यू आपका -1, तो ये 1 आ गया आपका 4, a का वैल्यू कितना आपका 2 और c का वैल्यू कितना है आपका -3। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया 1 ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 6 × 4 24 = 25, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आया 25। अब क्या करिए यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ से क्या है आपका -b का वैल्यू क्या है आपका -1, ठीक है, प्लस √d कितना है आपका यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 2 और a का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो ये वैल्यू आपका क्या आया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका √25 है ना, ये 5 आ गया, नीचे से 4 आ गया, तो ये आपका वैल्यू क्या आया 3/2 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, माइनस b है, माइनस और b का वैल्यू क्या आपका -1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस √25 डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वैल्यू क्या आया माइनस माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आपका कितना आया -4/4 = -1। तो आपका 2 वैल्यू आया। अब आप क्या करिए, वेरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा है x1 + x2, वो क्या पढ़ा है -b/a, और एक पढ़ा है x1 × x2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं इनको, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, c/a। तो चलो इनको वेरीफाई कर देखो क्या होता है, -b/a माइनस और क्या है b का वैल्यू -1 है, बाय a का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये क्या आया आपका हाफ आया। अब यहाँ पर c/a, c का वैल्यू कितना आया -3 है और a का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, आपने x1 और x2 जो किया है वो क्या है वो मैच कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका कितना आएगा 3/2, और ऐड करोगे -1 को तो ये आपका क्या देगा हाफ देगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 × -1, तो वो क्या देगा आपको -3/2 देगा। तो आप वेरीफाई कर भी देख सकते हो कि ये रिजल्ट सही है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर a का वैल्यू क्या हुआ आपका, a का वैल्यू आपका आया 4, b का वैल्यू कितना है आपका -4 और c का वैल्यू 1 आया, ठीक है। और आपका d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू b² - 4ac लिखते हो, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया 16 - 4, a और c कितना है 4 × 1, तो ये आपका d का वैल्यू क्या आया 0 आ गया। अगर जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपको क्या बताया था, इनके इक्वल रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक है तो 2 इक्वेशन आएगा, x के फंक्शन में है ना, तो x1 = x2 आना चाहिए। देखिए अभी x1 और x2 निकाल कर देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो x1 कैसे निकालते हैं, -b प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो गया आपका -4 प्लस √d, d का वैल्यू क्या है आपका 0 डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये वैल्यू आपका कितना आया 4 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1/2, ठीक है। अब x2 निकालोगे, जब आप x2 निकालोगे तो x2 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर -b माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है -4 माइनस यहाँ पे √d का वैल्यू कितना है, ये आपका 0 आया हुआ है, और यहाँ पर 2 × a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 4 है, तो ये देख लो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, तो ये भी आपका क्या बचा 4 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1/2 आपके इक्वल रूट्स आए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इक्वल रूट्स आता है, ठीक है। 2 पोजीशन आया, दोनों पोजीशन क्या आया सेम आया। चलो अब यहाँ पर देखो ये क्या है t² - 3t - 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम का वैल्यू निकालिए, तो 2 वैल्यू आएंगे। तो सबसे पहले देख लो आपका पहला काम क्या करते हो, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, इनका क्या t का कोफिशिएंट वो a कहलाता है, फिर b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -4, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² - 4ac, तो b² क्या हुआ आपका 9 - 4a और c कितना आया -4, तो ये आया 9
प्लस 16 मतलब 25, ठीक है। अब दो वैल्यू देखो इनका, T1 क्या आएगा आपका, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब दो वैल्यू आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे। तो T1 क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो -b प्लस √d/2a, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आया यहाँ पर, b का वैल्यू -3 है, प्लस √d करोगे यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 2 और a का वैल्यू कितना है आपका 1 है। तो इनको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ये आपका 3 और ये रूट कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 25 बाहर आएगा तो 5/2, मतलब ये आपका आया 8/2 = 4 आया। तो एक आपका टाइम का वैल्यू आया 4 और T2 निकाल कर देखते हैं वो क्या आएगा, -b -√d/2a, ठीक है। तो -b कितना है 3 है ना, -3 -√d का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू आपका 1 है। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 5/2, तो ये आपका वैल्यू आ गया -2/2 कट के -1। तो आपका टाइम का दो वैल्यू आया, एक T1 = 4 आया, T1 = 4 आया और T2 = -1 आया, ठीक है। तो टाइम कभी भी ना नेगेटिव नहीं होता है, टाइम आपका स्टार्ट होता है तो 0 से ही बोल सकते हो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम फिजिक्स में हमारा टाइम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, t = 4 होगा, ठीक है। इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने का जरूरत नहीं है। आपको अधिक से अधिक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा, दो वैल्यू क्या निकल के आता है उनको देखना, इमेजिनरी हमारे सिलेबस में आता नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज होता ना, मान लो ये चार्ज का फंक्शन होता तो चार्ज के केस में आपका दोनों आंसर सही था, क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी होता है। तो अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए क्या होता है कि जैसे ये a + b है, इसका आपका पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x + y का पावर n है और 2x - 3y का पावर 4/5 है और यहाँ पर a² + b³ का पावर 3/4, मतलब अंदर में जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, उनका पावर क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, सेम है। और क्या होता है कि जैसे ये आपके a b है, इन दोनों का भी पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर x + y है तो x और y का भी पावर सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो आप x का भी पावर 1, y का भी पावर 1 है और इन दोनों के टोटल पावर भी क्या है, सेम है। तो आपका ये तीनों बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या ये आपका बायनोमियल में है, अभी तो ये नहीं है, लेकिन हम किसी को भी हम बना सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे मान लो p बराबर आपका a² है और q बराबर क्या है आपका b के पावर 2 है। अब इनको कैसे लिख सकते हो, p + q का पावर 4। तो अब यहाँ पर p का भी पावर 1, q का भी पावर 1, तो ये बायनोमियल में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है, एक थ्योरम है, तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम है। ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। a + b के पावर n का क्या होता है, पहले a के पावर n प्लस फिर क्या होता है आपका a के साथ पावर कम होते जाता है। यहाँ पे आपका b के पावर 0 है, ठीक ना, b के पावर 0 मतलब क्या होगा 1 हुआ, तो हम ये नहीं लिखते हैं जनरली, a के पावर n प्लस यहाँ पे पावर क्या होता है, कम होता है, a के साथ और b के साथ बढ़ता है। तो a के साथ क्या हो रहा है, n × a के पावर n - 1, b का 1 बढ़ गया। सिमिलरली फिर क्या हो रहा है, a के साथ फिर पावर कम होता है, एक पावर और कम करोगे तो n × n - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 है और a का क्या हुआ n - 2 और b का क्या हुआ, एक पावर बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये सीरीज जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा जरूरत नहीं होता है क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन के ऊपर काम करते हैं। तो क्या होता है ना, आगे जैसे ये टर्म जाते जाता है ना, ये वैल्यू देखो आप नीचे का ना बढ़ते जाता है और ये वाला जो आपका n × n - 1 है ये कम होते जाता है, ये काफी पावर ना ये आगे जाके कम कर देता है। तो यहाँ से ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है, हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम इतना वैल्यू को लेकर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको इस फॉर्म में लिखा, ठीक ना। अब क्या किया, a के पावर n को कॉमन ले लिया, a के पावर कॉमन ले लिया, यहाँ पर a बचा, ठीक ना। अब यहाँ पर a के पावर n आपने निकाल लिया तो a के पावर -1 बचा है, आप उसको नीचे लिख सकते हो 1/a, तो यहाँ पे नीचे 1/a हो गया, ठीक। अब इनको क्या किया, इन्हीं को कंपेयर किया, यहाँ पर क्या है आपको a + x के पावर n है, ठीक ना। यहाँ पर आपका इस फार्मूला में a का वैल्यू 1 कर दिया और b का वैल्यू आपने x कर दिया, तो ये फार्मूला आपका किस में बन जाता है, यहाँ पर a1 कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा 1 + n और b का वैल्यू आपने क्या किया, x कर दिया और a का वैल्यू आपने 1 कर दिया, तो आपका 1 + x के पावर n = 1 + nx होता है, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट है, आपको ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो रिजल्ट आपको याद रखना। अगर आपको ऊपर वाला याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको
याद रहना चाहिए। अब जैसे कि इस टाइप से, अब 3 + 4 की पावर x का पावर कितना है 7/3। आप इनको कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाओगे तो आपका टाइम काफी चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ना 1 बनाने का कोशिश करो, इसको 3 को 1 बनाने का कोशिश करो। तो आप क्या करोगे, 3 का पावर अगर 7/3 आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे नीचे 3 इंटू एक्स की पावर कितना हो गया 7/3। ठीक है, यहाँ से 3 का पावर 7/3 को हमने निकाल लिया दोनों से, तो ये बचा। अब क्या करना है आपको, अब ये देखो 1 प्लस एक्स के पावर n के फॉर्म में है नहीं, इनको तो एज इट इज रखो। तो ये वाला क्या देगा 1 प्लस ये n इंटू एक्स में हो जाता है ना, n इंटू एक्स, इतना टर्म आपका x है, तो ये क्या होगा 7/3 इंटू 4/3 इंटू एक्स। तो ये आपका वैल्यू क्या होगा 3 का पावर 7/3 1 प्लस 28/9 इंटू। ठीक है, अगर आपको x का वैल्यू गिवन होता है तो आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आ जाता है। और ये दोनों क्या है आपस में अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट बोल लो कि सेम ही होता है। ठीक है, ये हम एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, m = m0 डिवाइडेड बाय 2/1 - d² ठीक है। अब ये कैसे आता है, क्या फॉर्मूला है, ये हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर m मास जो है ना, आपको कोई मूविंग बॉडी का ये m मास है, जिनका रेस्ट मास आपको दे रखा है 10 kg है। ठीक है, आप स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू जानते हो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, और जो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो मूविंग बॉडी का है वो 3 × 10⁷ मीटर/सेकंड आपको दे रखा है। तब उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड m, ये जो आपका मास है मूविंग बॉडी का मास वो कितने kg का होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा इनको फिजिक्स में देखकर जो मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वो क्या है, अब वैल्यू डालो, m0 का वैल्यू कितना डालूंगा 10 √1 - d² का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 10⁷ का स्क्वायर 9 × 10⁻14 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है c, स्पीड ऑफ लाइट का उनका वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ तो इनको क्या लिखोगे 9 × 10⁻16। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इनको कैलकुलेट करो, √1 - क्या 9 से 9 चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या बच जाएगा आपका 10⁻2। ठीक है, तो वो क्या होता है 100। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो ना 1/100 का पावर 1/2। ठीक है, अब इनको ऊपर लेकर चलो, तो 10 × 1 डिवाइडेड बाय 1/100 का पावर -1/2। अब आपको ये फार्मूला पता होगा 1 प्लस x के पावर n होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं 1 प्लस nx। ठीक है, ये फार्मूला का यूज आप यहाँ पर करो, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 × 1 - यहाँ पर एक माइनस है और ये वाला पावर यहाँ पर जाएगा, तो वो क्या होता है -1/2, और ये आपका क्या 1/100। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है 10 1 माइनस क्या होगा प्लस 1/200। ठीक है, अब क्या करो मल्टीप्लाई कर दो आप 10 का, तो ये क्या आ जाएगा 10 + 10/200 ये आ जाएगा। तो 10/200 का वैल्यू कितना आता है 10 + 0.5 आएगा, 0.5 या 0.05 आएगा। तो इनको ऐड करने के बाद आपका क्या वैल्यू है 10.05 मास है। अब सारा वैल्यू ऐसा ही में दे रखा है, मतलब इतना kg वैल्यू आपका निकल गया मास। तो आप बायनोमियल थ्योरम का क्या यूज करते हो एप्रोक्सीमेशन में। अब अगर मैं इनको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पर बैठ जाता, अगर आप एप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते तो काफ़ी टफ हो जाता आपके लिए। तो हम एप्रोक्सीमेशन की मदद से काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं किसी भी इक्वेशन को। अभी हम लॉगरिथम देखते हैं। लॉगरिथम से बेस्ट अगर आपका क्वेश्चन आएगा फिजिक्स के अंदर तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, जितना हमारा फिजिक्स में ज़रूरत है उतना हम लॉगरिथम में देखेंगे। अब देखो क्या है यहाँ पर, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है log 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका जो लॉगरिथम है ना अभी ये बेस पे होता है। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ ये 10 बेस 5 है। ठीक है,
तो आपका जो भी अभी मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो बेस 10 के अंदर ही काम होता है, लेकिन हम लिखते नहीं, हम जनरली ऐसे log 5 की तरह ही लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको समझना होगा log 10 बेस 5 है, क्या होता है 10 बेस 5, क्या होता है नेचुरल लॉग। आप थोड़ा सा वेट करो, आपको समझ आ जाएगा। अभी जैसे देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर फार्मूला क्या क्या आता है, ठीक ना, हम उनका डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उसमें से आपका पहला आता है log m इंटू एन। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इनको लिख सकते हो log m प्लस log n। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है log m डिवाइडेड बाई n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो log m माइनस log n। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है log a टू द पावर n, ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, n log a लिखेंगे। ठीक है, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगा, तो ये कैसे आ गया, n log a आ गया। अब देखिए, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, y इक्वल टू 8 टू द पावर 27। ठीक है, अब इनका वैल्यू निकालिए, तो आप इनका 8 का पावर 27, 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको कितना टाइम्स, 27 टाइम्स, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लगा लेते हैं दोनों तरफ, LHS और RHS साइड। तो log y इक्वल टू, तो इधर आ जाएगा log 8 का पावर 27। अब देखो इस साइड को तो इधर ही रहने दो, इसको देखो ये क्या है, log 8 के पावर 27। अगर कोई चीज़ पावर में होता है तो हम पावर को हम पहले लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो 27 log, ठीक है, log 8 ये लिख सकते हो। अब 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 27 log 8 को आप 2 के पावर 3 लिख सकते हो। फिर क्या कर सकते हो आप, 3 पावर में आ गया ना, इसको 27 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इंटू log 2। ठीक है, आपको log 2 और log 3 का वैल्यू याद रख लेना चाहिए। अब log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप यहाँ वैल्यू लिख दे दो आप 27 इंटू 3 और log 2 का वैल्यू 0.3010, और ये हो गया आपका log y का वैल्यू। अब इतना को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आपको मिलता है, सपोज वो वैल्यू x है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y के लिए आपको एक टेबल रहेगा, यहाँ पे आपको एंटी लॉग का एक टेबल होगा। ठीक है, एंटी लॉग का एक टेबल होगा और वहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, बेस आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि बेस क्या होता है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल है log 20, ठीक है, आपको बताया था इनको आप ऐसे भी समझोगे log 10 बेस 20। ठीक है, अब आप इनको ऐसे लिख सकते हो ना, log 10 और 20 को कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10 इंटू 2। ठीक है, अब बताया था ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको आप कैसे लिख सकते हो, log m इंटू n था तो log m प्लस n कर रहे थे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 बेस, एक बार 10 लिखो, फिर क्या होगा, ये ऐड होगा, फिर log 10 इंटू 2 आएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना, अगर बेस और ये पावर log 10 बेस 10 अगर आ रहा है आपका, तो उनका 1 होता है वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 हो गया। और log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो इनको आपको बताया था, याद कर लो, काफ़ी सिंपल है, 3010, तो आप इनको ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, 1.3010। तो ये आप log 20 का वैल्यू आपका इतना निकल कर आया। एक और एग्जांपल लो, log 2 बेस 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसका मतलब 10 था। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपको 2 के ऊपर बात करना है, तो इनको आप कैसे कर सकते हो, तो ये देखो पावर है ना, ये सोचो कि इनकी 2 के ही टर्म में इनको हम लेकर आएंगे, तो ये तुम्हारा क्या है, log
2 और इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, यानी तो 2 का पावर 2 बोल सकते हो। तो अब ये पावर है, इनको इधर लिख दोगे तो 2 log 2 बेस 2 और 2 बेस 2 है, दोनों अगर सेम आ जाए तो उस केस में क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो वैल्यू आपका ये कितना आया, 2 आया, ये 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया। अच्छा एक चीज़ और भी, इनको ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो कि ये जैसे आपका 2 है ना, ये आपका यहाँ जो 2 है, इसका क्या मतलब है कि 2 का कितना पावर दोगे कि आपका 4 होगा। ठीक है, ये वाला पावर आपका 4 आना चाहिए इसके ऊपर से, तो 2 का पावर क्या n होगा जो आपका 4 होगा, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। 4 को 2 के पावर 2 लिखोगे तो n का वैल्यू आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन log ठीक है 5 बेस 125, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि इस 5 पर कितना पावर चढ़ाओगे कि 125 आएगा। ठीक है, तो 5 का पावर कितना दोगे, तो 5 का कितना पावर दोगे, 3 दोगे। तो यहाँ से आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आपका निकल के आएगा वो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, अब हम इनको बताते हैं कि कैसे बेसिक से कैसे करते हैं। वैसे आपको हमेशा ऐसे ही करना है, अब बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ, इसी का नेक्स्ट स्टेप आगे। ठीक है, यहाँ से अब इनको ऐसे लिख सकते हो log 5 125 को क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 3, 5 इंटू 5 125, फिर 25 इंटू 5 125, ये इतना आ गया। अब इसका पावर है ना, पावर को आगे लगा दो तो ये 3 log 5 बेस 5। तो आपको बताया था अगर 5 बेस 5 हो तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, ये मिलकर 1 दे देगा। तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ से भी निकल के आ गया, यहाँ से भी निकल के आ गया। एक वैल्यू और आप याद रख लेना, log 2 का वैल्यू आपको बेस 10 में आपका क्या वैल्यू आया था, 0.3010 और log 10 बेस 3 का वैल्यू 0.4771। ये दो log 2 और 3 अगर याद रख लेते हो तो आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला यूज करना है, कहीं पर आपको कैलकुलेशन में वैल्यू आ जाता है। सपोज अभी हम कुछ एग्जांपल से देख लेंगे log 2 और 3 के बेस्ड। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कितना है, √18 का आपको वैल्यू पूछा है, बेस 10 दे रखा है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, log 10 √18 को हाफ पावर में, तो आप इनको हाफ को पहले ले लो, तो यहाँ आ गया log 10, ठीक ना, और यहाँ पे 18। अब ये 18 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, log 18 का वैल्यू आपको 2 और 3 का पता है। अगर हम 2 और 3 के टर्म में कोशिश करते हैं इनको लाने के लिए, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो ना, हाफ log 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2 आ जाएगा कितना, 18। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप इनको आगे कैसे लिख सकते हो, हाफ log ठीक ना 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बेस 10 है, प्लस log 10 बेस 2, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर इनको ऐसे लिख सकते हो, हाफ 2 log 10 बेस 3 प्लस log 10 बेस 2। अब आपको 2 और 3 का वैल्यू पता है, आप आसानी से इनका वैल्यू निकाल सकते हो। हाफ यहाँ पे 2 log 3 का वैल्यू 0.4771 प्लस और 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट करोगे और यहाँ से आपको log √18 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं उनसे पहले एक आपको फार्मूला बता रहा हूँ, अपने फार्मूला टेबल में इनको भी ऐड कर लेना। अगर आपके पास log ठीक ना, यहाँ m और यहाँ n है। ठीक है, अब बेस ना यहाँ पर m है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो आप क्या कर, आप ना इनको ऐसे भी लिख सकते हो, log a के पावर बेस a में मैंने डाल दिया, यहाँ पर log a बेस यहाँ पर m कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कैसे किया, यहाँ पर पहले बेस m था। ठीक है, फिर यहाँ इनका log बेस m और n है। ठीक है,
तो अब इनको हमने कैसे लिखा, log बेस a और n, यहाँ पर भी log हमने क्या कर दिया, बेस a कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे बेस a किया तो यहाँ पे n हो गया और यहाँ पर a किया तो यहाँ पर m हो गया। ये आपका एक फार्मूला है जिनका हम यूज इस क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। अच्छा, एक चीज़, अगर इनको क्रॉस डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो तो आप इनको कैसे लिखोगे, log m n इंटू log a m इक्वल टू log a इंटू n। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीज़ सेम था, जैसे ये m देखो डायगोनली, इस m को देखो और इस m को देखो, ये दोनों क्या था, डायगोनली था, तो ये दोनों कट जाता है आपस में और क्या बचा, log a बेस n बच गया। जैसे था इनके जाने के बाद दोनों को एक साथ करके लिख दो तो ऐसे आया। तो हम यहाँ पर वही चीज़ हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कौन चीज़ है जो कट रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा था और यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ठीक ना। तो a और a जा रहा है तो आप इनको कैसे लिखोगे, log आपका a चला गया 3 इंटू एक्स इजिकल टू 4। अब यहाँ से आपने ऐसे कर दिया, इस फार्मूला की मदद से अब एक स्टेप कम हो गया, सोल्व हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आपको निकालना है ये वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक, x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो अब x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता था कि यहाँ पर वही चीज़ आता था जो इनके पावर में होता था। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो 3 के पावर 4, मतलब x का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा, x का वैल्यू 3 के पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। आपको और आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ इनको कैसे करोगे। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो ना, यहाँ 4 है तो क्या करो, log बेस 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब 4 था, 4 के साथ ये क्या हुआ, ये वैल्यू तो 1 ही दिया ना। अब मैंने यहाँ पे बेस 3 ले लिया क्योंकि मैंने देखा कि LHS साइड में भी बेस हमारा 3 है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि देखो log 3x इक्वल टू, अब ये 4 का पावर 3 पर चढ़ा दो तो log 3 बेस 3 का पावर 4, ठीक है। अब क्या करो, बेस दोनों का सेम है ना, तो इनको इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों को, इसको और इसको आपस में इक्वेट कर सकते हो। तो इक्वेट करने पर आपको क्या मिला, x इजिकल टू 3 के पावर 4 मतलब 81। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आया, 81 निकल के आ गया। या तो ऐसे करो या नहीं तो यहाँ से समझो कि 3 के पावर, ये जो 4 जो निकल के यहाँ पे आता है ना, वही यहाँ पर इसके पावर में होता है। तो 3 के पावर जो निकालोगे वो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपको जैसे बताया था ना, log था 5 और यहाँ पर था 125, ये वैल्यू क्या आया था, ये वैल्यू यहाँ पर क्या था, मतलब पहले इनको देखने के लिए कि ये आपका 125 आ जाए तो मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए। फिर यही जो पावर होता है ना, यही आंसर यहाँ पे आता है ना 3, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर आता है, तो वहीं पर यह मतलब पावर, यहाँ पर कितना पावर होने से ये आता है, ठीक है। और यही यहाँ पर जो पावर होता है वही चीज़ यहाँ होता है, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो 4 है इनका पावर में है। तो यहाँ से भी देख लो, अगर इतना आपको समझ नहीं आता तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए नेचुरल लॉग क्या होता है। अगर आपके पास नेचुरल लॉग दे दिया, नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, ई का बेस होता है। यहाँ पर ई का क्या वैल्यू होता है, 2.7 होता है, अप्रोक्स वैल्यू है ये, ई का 2.7 के आसपास होता है। तो अगर आपका बेस दे दिया 2.7, उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। अब अगर ये वैल्यू हुआ, अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके लिए ज़्यादातर बेस 10 के ऊपर मैंने पढ़ा है, तो हम बेस 10 के में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने पर क्या आ जाता है, तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो आपको करना पड़ता है, वो फैक्टर होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10 x होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 10 ले लूँ तो क्या होगा इस फार्मूला में, तो लॉग ई बेस 10 अगर ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10 और x का वैल्यू 10 कर दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 दे देगा। तो log e बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, log e बेस 10 तो 2.303। अगर जब आप e बेस 10 कर दोगे तो आपको कितने से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग आएगा तो हम डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादातर यूज आता नहीं है अपने काम में फिजिक्स में। तो आपके लिए लॉगरिथम में जितना बताया उतना काफ़ी है। अभी हम कंपाउंडो एंड डिविडेंडो देखते हैं।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब देखो ये क्या होता है, अगर आपके पास दे रखा है P/Q इक्वल टू A/B, ठीक है, तो क्या रिजल्ट बन के आता है, तो आप क्या करो, दोनों साइड P/Q की तरफ 1, LHS साइड भी और A/B की तरफ भी आप 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब आप ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो नीचे Q आ जाएगा, ये आ जाएगा P प्लस Q इक्वल टू यहाँ पर B आ जाएगा एलसीएम, तो A प्लस B आएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या करो, P/Q के साथ -1 सब्ट्रैक्ट कर दो और A/B के साथ भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो सिमिलरली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P-Q इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम नीचे B, तो यहाँ पर A-B आएगा। ये आप इनको इक्वेशन 1 बोल दो, इनको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। अब क्या कर दो, 1/2 कर दो, 1/2, तो क्या आएगा आपके पास, तो देखो यहाँ से P+Q डिवाइडेड बाई P-Q इक्वल टू A+B डिवाइडेड बाई A-B, तो ये आपका एक रिजल्ट बन के आया, ठीक है। अगर आपके पास P/Q इक्वल टू A/B हो तो आप उनको कैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के तहत लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। आपको ना डायरेक्ट लिखने के लिए आना चाहिए, अब बराबर हमेशा ऐसे नहीं करोगे। लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करो, पहले P है ना, P के साथ ही जो न्यूमिनेटर में है तो ऊपर में एडिशन, फिर नीचे में जो उनके साथ है उनका सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पर सिमिलरली A के साथ B को ऐड कर देना, फिर A के साथ ही B को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख लेना। जैसे इसका हम यूज कहाँ करते हैं ना, कुछ ऐसा फ्रैक्शनल में वैल्यू आ जाता है जिनको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे यूज होता है। जैसे आपको दे दिया 1/2 इक्वल टू 3/6, आपको पता है अभी दोनों क्या है, LHS इक्वल टू RHS है। अब इनको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा कर देखो तो वो भी आपका सिंपल ही आएगा। वो कैसे करेंगे, जैसे 1 के साथ 2 को ऐड करना, फिर 1 के साथ ही 2 को सब्ट्रैक्ट करना, फिर 3 के साथ 6 को ऐड करना, फिर 3 के साथ 6 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, ऊपर 3 नीचे -1, और यहाँ पर क्या हुआ 9 - 3, ठीक है। अब देखो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पर भी करोगे तो -3, LHS इक्वल टू RHS, और ये यहाँ से सिंपल में बन के आता है। अब देखिए हम सीरीज़ देखेंगे, ठीक है। सीरीज़ में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, इनके बाद हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, आपको एक सीरीज़ दिया होता है, ठीक ना, आपको सीरीज़ पहचानना है AP का है या किसका है, GP का है या HP का है। अगर आपके पास ऐसा सीरीज़ दे दे 2, 5, 8, 11, ये समथिंग आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे बताओगे कि ये आपका AP में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 के साथ, जैसे इनको ऐसे भी बोल सकते हो ना, 2 है, फिर 2 + 3 हुआ है, तब जाकर ये क्या हुआ है 5 बना है। यहाँ पर आपका क्या है, ये 8 है, ये आपका 5 है, ये 11 है। तो अब ये कैसे हुआ है, आपका 8 हुआ है, 5 के साथ 3 सम हुआ है, फिर इनके बाद ये 11 क्या है आपका 11 आपका 8 + 3 बना है, ठीक है। तो आपका ये कैसे सीरीज बना, हर एक में 3 का ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ में 2 + 3 किया 5 हुआ, 5 + 3 किया 8 हुआ, 8 + 3 किया 11 हुआ। नेक्स्ट चाहिए 11 + 3 करेंगे तो हमारा 14 होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टर्म बोलते हैं ए होता है फर्स्ट टर्म इस सीरीज का। वो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर आपको 2 दे रखा है। फिर यहाँ पर आता है आपका डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हो, या क्या करो, ये 2 है ना, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाओगे, इससे आप बड़े वाले से छोटे वाले नहीं, नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को। तो ये कितना है आपका 3 आया। फिर यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 8 - 5 यहाँ पर कितना आएगा 11 - 8 3 आएगा। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस देखने का तरीका हुआ, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। अब देखो nth
टर्म कैसे निकालेंगे। ये तो चलो यहाँ तक फोर्थ टर्म दे दिया, अगर मैं आपको बोल दूँ 8th निकालो 11th निकालो तो ऐसे ऐड करते रहोगे, चलो ये सिंपल है, आप ऐड कर लोगे, लेकिन कुछ जब बड़ा नंबर आ जाए तो वो टाइम टेकन हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको एक स्मार्ट टर्म बोल दूँ, अब ऐड करते करते जाओ, वहाँ तक आपसे गलती होने का चांस रहेगा वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि nth टर्म निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए भैया 8th टर्म निकालिए, ठीक है, तो 8th टर्म पूछेगा तो एक क्या आपका पहला टर्म, वो क्या यहाँ पर 2 है, प्लस n क्या है यहाँ पर, n यही है आपका कि कौन सा टर्म पूछा है, वो क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, वो 3 है। तो अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 प्लस 7 इंटू 3, तो ये कितना हुआ 21 और 2 24। तो जो आपका 8वां टर्म होगा वो आपका 24 आएगा। तो इसी टाइप से जो आपका ये कितना आया 7 इंटू 3 कितना करोगे आएगा आपका 21, और 21 इंटू 2 ऐड करोगे तो ये 23 आएगा। सॉरी मिस्टेक से 24 लिखा गया था, तो ये आपका 23 आएगा। तो ये आपका 8th टर्म निकला। इसी तरीके से आपसे कोई भी टर्म पूछा जा सकता है, और आपसे इनका सम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि चलिए 8th टर्म तक का सम बताइए। जो सम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, अगर आपको बोल दिया n सम ऑफ 8 टर्म बताइए, यहाँ से 8 तक जो जा रहा है उनका सम बताइए। इस फार्मूला से क्या निकाल रहे थे कि 8वां पर कौन सा नंबर आएगा। अब हमको वहाँ तक का स्टार्टिंग से एंड तक का आपको सम निकालना है। तो सम ऑफ nth टर्म, इनका भी फार्मूला होता है, वो होता है n/2, ठीक, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछ दूँ कि चलो 4th टर्म का निकालो, इसके लिए इस सीरीज के लिए 4th टर्म का सम बताइए, 4th टर्म तक सम निकालिए, ठीक है। तो वो सम कैसे निकालोगे, n/2, n कितना है 4/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की क्या है यहाँ पर 2 है, प्लस n क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला है 3 निकला है, डी आपका 3 निकला है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 3 9, तो ये कितना आ गया 9 और 4 सम करने पर कितना हुआ आपका 13 इंटू 2 कितना हुआ 26, ठीक है। तो आपका 4th टर्म तक सम आया 26। तो यहाँ पर अभी तो हम 4th टर्म आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये ऐड कर कितना आया, ऐड करोगे 8 2 कितना हो गया 10 5 15 और 15 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा 26। तो आपका वेरीफाई हो रहा है। तो आपको ये फार्मूला आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा गया कि चलो निकालो भैया 50th टर्म तक का सम निकालो, तो आराम से यहाँ पे n का वैल्यू 50 कर देना, a पता है आपको पहला टर्म और d पता है आपको कॉमन डिफरेंस। तो इस टाइप से आप सम निकाल सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, एक सीरीज दे दिया 1 2 3, सिंपल सीरीज ले रहे हैं 4 5, ये सिमिलरली जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है। आपको फर्स्ट 10 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बताओ ये किस में है, सबका कॉमन डिफरेंस 1 है ना, ए आपका 1 है, और देख लो दोनों का डिफरेंस वो कितने का है डी 1 है। तो ये आपका किस में है एपी में है। तो अब एपी का सारे फंडे यूज करोगे, ठीक है। तो सम पूछा है तो सम का फार्मूला यूज कर दो। तो सम करना है कितना 10th टर्म तक ना, तो वो कैसे होगा आपका n/2 फार्मूला है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n क्या हुआ आपका 10/2, 2 इंटू पहला टर्म है 1 प्लस n 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो ये आ गया आपका 5 और ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 9, तो ये 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, ठीक है। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना हुआ आपका
55 हुआ। अब हम जीपी देख रहे हैं, एपी के तरह ही सिमिलर है आपका जीपी भी। अब जीपी में टर्म जो होता है सीरीज वो कैसा होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, सिमिलरली ये इन्फिनाइट तक। अब देखो पहला टर्म इसमें फर्स्ट टर्म वो तो बहुत सिंपल है देखना, वो आप क्या बोलोगे ए, ठीक है। अब इसमें जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक ना, उनको हम आर से डिनोट करते हैं। वो कॉमन रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब नेक्स्ट वाले को इससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर ए आर डिवाइडेड बाय ए किया तो आपको आर मिला इन दोनों से, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों से करो, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर करोगे तो इनको कट करोगे आर मिला, तो मतलब ठीक है। अब सिमिलरली इन दोनों से करोगे ए आर क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर, तो ये कितना मिला, आर मिला कट होने का। अगर 2 3 मिल जाए ना इस तरीके से तो समझ लो कि ये आपको मेंटेन कर रहा है, ठीक ना, आगे आपको देखने का जरूरत नहीं। 3 अगर 2 3 मिल रहा होता है तो उसी पैटर्न को वो फॉलो करता है, तो ये आपका जीपी में होगा अगर इस टाइप से दिखे तो। यहाँ पे आर क्या हुआ आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर हम क्या टर्म निकालते थे कि चलो भैया 5वां टर्म क्या होगा, तो इनको एक हम देखो अगर पूछा जाए कि nth टर्म क्या होगा तो इस केस में उसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर होता है फार्मूला a इंटू आर के पावर n-1। जैसे आपका टर्म का nth टर्म का फार्मूला AP में होता था, सिमिलरली यहाँ पर GP में होता है, वो क्या होता है a आर के पावर n-1। इनको एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल एक मैं आपको ले रहा हूँ, 2 है, फिर 6 है, फिर आपका 18 है, 54 है, डॉट डॉट नेक्स्ट जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखने के लिए आना चाहिए ये किस में है, एपी में है या आपका जीपी में। एपी में क्या करते हो, इन दोनों का डिफरेंस करते हो, 4 आया, फिर 18 माइनस 6 किया तो यहाँ पे 12 आ गया, 4 12 आ गया, ये तो सेम नहीं आया, तो ये आपका एपी में तो हुआ नहीं। अब आप जीपी के लिए ट्राई करो। जीपी में आप 6 से डिवाइड किया, 2 को कितना आया 3 आया, 18 को डिवाइड किया 6 से कितना आया 3 आया, 54 को डिवाइड किया 18 से कितना आया 3 आया। तो मतलब यहाँ पर पहला टर्म आपका 2 है और कॉमन रेशियो आर कितना है आपका 3 है। ये 2 चीज़ आपका निकल के आ गया आसानी से, और ये किस में है आपका जीपी में है ये पैटर्न। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप निकालिए ए फिफ्थ टर्म, A5, मतलब आपको 5वां टर्म इनका बताना है। 5वां टर्म क्या निकालोगे, तो उनके लिए क्या फार्मूला a इंटू आर के पावर n-1। ए किया है 5 है, आर क्या है कॉमन रेशियो आर 3 है, और 3 का पावर में कितना है n-1, मतलब 5 - 1, तो कितना आया 5 इंटू 3 के पावर 4, a इंटू आर के पावर n-1, ठीक है। तो ये 3 के पावर 4, तो इनको आप देखोगे तो ये कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे पहला टर्म a ना आपका 5 नहीं, ये 2 है, ये 2 है, ये वैल्यू आपका 2 है, तो 2 इंटू 3 के 4 कितना हुआ 81। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216, 162 आया। तो इस टाइप से आप टर्म निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए A7 निकालिए, तो A7 भी आप आसानी से कैसे निकालोगे, A7 का वैल्यू, तो यहाँ पर A का वैल्यू 2 3 इंटू 7 - 1, ठीक है। इनको कैलकुलेट करोगे और जो वैल्यू निकलेगा आपका A7 का टर्म दे देगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें आप टर्म भी निकालना सीखो और सम भी निकालना सीखो। अब क्वेश्चन देखिए, आपको एक सीरीज दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि 7th टर्म निकालिए और सेकेंड पार्ट में सम ऑफ 5th टर्म, ठीक है। आपको सम निकालना है, सम ऑफ यहाँ होना चाहिए फर्स्ट 5th टर्म, फर्स्ट 5th टर्म मतलब स्टार्टिंग से लेके 5 तक आपको सम निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है मैं 7th टर्म, तो आपको टर्म क्या है 7th टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो आपको पता है टर्म निकालने का फार्मूला a इंटू आर के पावर n-1 होता है। तो a यहाँ पर कितना है आपका 1 है। एक तो आप इनको देखकर बता सकते हो ना कि ये जीपी में, सबको डिवाइड करो, हाफ 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ करोगे, हाफ निकलेगा, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 करोगे तो हाफ आएगा। तो ये किस में है आपका जीपी में, ये टर्म दे रखा है, ये जो सीरीज दे रखा है ये जीपी में है, जिनका पहला टर्म आपका क्या है a यहाँ पर 1 है और रेशियो जो है कॉमन रेशियो वो हाफ है,
ठीक है। रेशियो क्या है, हाफ है, और n कितना है यहाँ पर 7 - 1। तो इनको सॉल्व करिए। 1 × 1/2 का पावर कितना है, इनके पावर 6 है, तो ये कितना हुआ 1 / 2 के पावर 6। तो 1/2 के पावर 6 कितना होता है 64। तो ये आपका आंसर हो गया पहला 1 / 64, जो आपका टर्म ऐसे ही जाएगा ये 7 तक। तो फिर उनके बाद सेकेंड पार्ट आता है आपका सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म। अब सम का क्या आता है आपका फार्मूला, जब हम सम निकालेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म तक उनका जो फार्मूला होता है वो a × 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 1 पता है, और यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि r का वैल्यू आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पर r का वैल्यू 1 दे दोगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये इनको इन्फिनाइट कर देगा। जनरली देखा जाता है कि जो यहाँ पर जो r होता है ना वो 1 से लेस देन होता है। ठीक ना, r लेस देन होता है 1 से। और हमारा फिजिक्स में ज़्यादातर जो आएगा आपको r जो होगा लेस देन 1 वाला ही आएगा, इसी टाइप का टर्म आएगा। हम ज़्यादातर ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल निकालने में ये चीज़ हम देखते हैं। ग्रेविटेशनल में और पोटेंशियल में वो जब आपको आएगा उस जगह पे हम देखेंगे, वो उस टाइम पे आपको इस तरीके का टर्म कुछ नज़र आएगा, तब वहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करना होता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए यहाँ पर क्या हमारा कॉमन रेशियो 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या निकला है, हाफ निकला है। हाफ का पावर मुझे कितना करना है, n करना है। n कितना टर्म के लिए पूछा गया क्वेश्चन में, फिफ्थ टर्म तक है, यहाँ पर पावर 5 दे दो। ठीक है। तो ये आपका न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस r क्या है आपका कॉमन रेशियो हाफ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करिए इनको। तो ये 1 माइनस 2 के पावर 5 करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, आपको 2 के पावर 5 करने पर ये वैल्यू आपका 32 आता है ना। तो ये आपका 1 / 32 आया। ठीक है। और नीचे आपका वैल्यू क्या आया, हाफ आया। ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा आपको 32, और यहाँ पर 32 - 1 और नीचे में 1/2 है। इनको मैं अभी इस साइड कर दे रहा हूँ। तो जो आपका निकल कर आया, ऊपर आया 31, नीचे आया 32, ये डिवाइड उलट जाएगा 2/1। तो ये आपका 31 / 16, ये आपका वैल्यू निकल कर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा।